जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। हमने कल के जो है वो तीसरा चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे। उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी जो थोड़ी सी कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि डाटा जो है ना, जो इन्वेस्टिगेटर जो है या जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट करते हैं जो लोग जब, तो वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ एरर्स होते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। तो इसलिए उस डाटे को ऑर्गेनाइज़ करना, उसमें से उन एरर्स को, उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उस वक़्त तक हम उसको वैल्यूएट और एनालिसिस फर्दर और प्रॉपरली नहीं कर सकते डाटे को, जब तक उसमें से उन इनएक्यूरेसीज़ जो है ना और उन एरर्स को हम रिमूव ना करें। तो डाटे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें एडिटिंग ऑफ डाटा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है और टेबुलेशन ऑफ डाटा है। उसमें हमने 2 इसकी कैटेगरीज़ जो हैं वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। एडिटिंग ऑफ डाटा में मैंने ये आपको बताया था कि जब डाटे को कलेक्ट कर लिया जाता है तो अगला स्टेप जो है ना वो क्या है, एडिटिंग है। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि चेंजेस करना, यानी चेंजेस किस हवाले से कि जब आप उसमें से एरर्स को रिमूव करते हैं, मिस्टेक्स को दूर करते हैं, ठीक है, और जो इररेलेवेंट इनकम्प्लीट एंट्रीज़ हैं उनको चेक करते हैं, आप उसको वेरीफाई करते हैं। और अगर उनमें कोई डाटे में कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई जो डाटा आपने कलेक्ट किया है जो क्वेश्चनर के ज़रिए वो इनकम्प्लीट है डाटा, तो वो वापस जो है वो आप उसको कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो वापस रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। यानी डाटे में से डेफिशिएंसीज़ को और एरर्स को, मिस्टेक्स को रिमूव करना और इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट एंट्रीज़ को करेक्ट करना और उसको कंप्लीट करना, इस चीज़ को हम एडिटिंग ऑफ डाटा कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है, यानी वो इकट्ठा कलेक्शन हो जाता है, बहुत सारा डाटा इकट्ठा सामने आ जाता है। तो उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में और ग्रुप्स में जब तक हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स में हम ना तो एवेल्यूएट कर सकते हैं और ना ही उसको हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तो रिजेंबलेंस की बेस पे, किसी भी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे, किसी भी खसूसियात की बेस पे जब हम अपने डाटे को ग्रुपिंग में और डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इसकी एग्जांपल बताई थी कि हम कहते हैं जी ए पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप, जिनका ए पॉजिटिव है, वो इनका एक ग्रुप है, एक ग्रुप बन जाए। बी पॉजिटिव वालों का दूसरा ग्रुप बन जाए, ठीक है ना। ए बी पॉजिटिव का तीसरा, यानी हम अब ब्लड ग्रुप के हवाले से, इस ब्लड के हवाले से, इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के हवाले से हम लोगों को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को उनकी रिजेंबलेंस की बेस पे जब हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसके मकासद क्या हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बेसिस के, क्लासिफिकेशन हम किन किन फैक्टर्स की बेस पे, किन पॉइंट्स की बेस पे हम कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये 4 बेसिस हैं जिसकी बेस पे हम वो 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। इसकी हमने फिर डिटेल हमने डिस्कस की थी कि अगर हम डाटे को जगह के एतबार से और एरिया के एतबार से अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम स्पेशल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसा से हम कहते हैं जी
शहर की आबादी इतनी है और देहाती इलाकों की जो है ना वो आबादी इतनी है, यानी अब एरिया के एतबार से हमने उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इसको हम जियोग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरी हमने डिस्कस किया था कि टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल, यानी वक़्त के एतबार से या साल के एतबार से जो हम डाटे को अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं जी चावल की 1997 में प्रोडक्शन इतनी थी और 2000 में इतनी थी, अब ये वक़्त के एतबार से जो है ना वो हम उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इसको हम टेम्परल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर किसी क्वालिटी की बेस पे, जिस तरह हैप्पीनेस है या इंटेलिजेंस है या कलर ऑफ आई कलर के हिसाब से अगर हम लोगों को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, यानी अगर डाटे को हम क्वालिटीज़ जो उसकी उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं उनकी बेस पे अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, जिस तरह सेक्स है यानी कि मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, ये भी उनकी करैक्टरिस्टिक्स है और क्वालिटी है, तो ये इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्वांटिटिव यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी क्वांटिटी के एतबार से ये चीज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ बुक्स इन ए लाइब्रेरी। तो क्वांटिटीज़ के एतबार से अगर हम उसको डाटे को ग्रुपिंग में या डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी क्वांटिटेटिव के फर्दर टाइप्स डिस्कस की कि वन वे क्लासिफिकेशन है, टू वे है और मल्टी वे है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि वन वे ये है कि जिसमें अगर आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे बेस कर रही है, जिस तरह एक सिर्फ पॉपुलेशन एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर रहे हैं हम, तो या उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और अगर जो क्लासिफिकेशन है वो टू वेरिएबल्स पे बेस कर रही है, जिस तरह यहाँ पे आबादी का जिक्र किया गया है लेकिन मेल्स की कितनी है फीमेल्स की कितनी है, अब ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और हम उसको पॉपुलेशन को हम टू डिफरेंट वेरिएबल्स के हवाले से उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन जो है वो टू वेरिएबल्स पे बेस करती है तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और अगर जो है वो तीसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो मल्टी वे क्लासिफिकेशन है, यानी इसमें ये है कि मोर देन वन वेरिएबल्स जो है वो अगर हम जिस तरह से ये टोटल है, टोटल आबादी जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में, फिर जो है ना वो अर्बन यानी शहरी इलाकों में कितनी है, देहाती यानी रूरल जो है ना वो आबादी देहाती इलाकों में कितनी है, यानी अब इसमें तीन वेरिएबल्स बेस कर रहे हैं, एक टोटल के हवाले से एस्टिमेट किया गया, एक अर्बन के हवाले से और एक रूरल के हवाले से। तो अगर क्लासिफिकेशन जो है वो मोर देन वन वेरिएबल्स पे, मोर देन टू वेरिएबल्स पे बेस करे तो उसको हम मल्टी वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ तक हमने उसको लास्ट टाइम जो है वो हमने इसको डिस्कस किया था। आज हमने इसको नेक्स्ट जो है ना वो हमने टॉपिक डिस्कस करना है टेबुलेशन ऑफ डाटा। अगर हम अपने डाटे को कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में, एक टेबल की शक्ल में, टेबल की फॉर्म में अगर हम अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। मसलन जिस तरह से डेफिनेशन ये है कि टेबुलेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डाटा बाय यूजिंग कॉलम्स एंड रोज़ एंड एंटरिंग वैल्यूज़ इन द बॉडी ऑफ ए टेबल, यानी अगर हम अपने डाटे को रोज़ और कॉलम्स के हवाले से तरतीब देते हैं और उसको एक टेबल की बॉडी के अंदर, टेबल के अंदर अगर उसको हम एंटर कर देते हैं तो इसको हम टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रूल्स ऑफ टेबुलेशन है कि ये जो हम डाटा टेबल फॉर्म में हम करते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या पॉइंट्स हमारे ज़हन में होने चाहिए जब हम उसको रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एक उसने पॉइंट बताया कि जो है ना वो टेबल जो है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए, यानी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, उसके इक्वल कॉलम्स और रोज़ हों और उसको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो आसान होना चाहिए। दूसरा जो है ना ये जो वेरी लार्ज और कम्प्लेक्स डाटा है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज डाटा है उसको हम मल्टीपल टेबल्स में उसको ब्रेक डाउन करें।
यानी हर ग्रुपिंग के हवाले से हम उसका अलहदा से टेबल बनाएं। यानी अगर हम लार्ज डाटे को या कॉम्प्लिकेटेड डाटे को मल्टीपल टेबल्स में यानी सेवरल टेबल्स में अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और डिफरेंट ग्रुप्स उसके बनते जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टेबल, तो हमारा उस डाटे को समझना और उसको मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तीसरा उसने पॉइंट बताया कि जो टेबल का साइज़ है वो पेपर के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। नहीं बहुत बड़ा आप टेबल ना ड्रॉ कर लें कि वो आपके पेपर की रेंज से ही बाहर हो चला जाए। यानी जो टेबल आप ड्रॉ करते हैं वो ये ज़हन में रखें कि उसका साइज़ जो है वो पेपर के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए जिस पेपर पे आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं। चौथे नंबर पे उसने ये रूल बताया है कि जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं वो कम से कम दें। यानी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉलम्स के नाम तो आप देने ही हैं, लेकिन उसकी जो बड़ी मेन हेडिंग होती है टेबल की वो इतना ज़्यादा ना दे, बस एक हेडिंग जो है वो काफ़ी है। मसलन अगर वो टेबल जो है वो बजट के वाले से है तो बजट काफ़ी है। अगर वो टेबल जो है वो एक्सपेंसेस के हवाले से उसमें तफसील है तो वो उसका यानी जो मेन हेडिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में उसको नहीं देनी चाहिए, बस उसको डिस्क्रिप्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना वो होना चाहिए। और दूसरे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हेडिंग आप दे रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। हेडिंग से आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस टेबल में किस किस्म की मालूमात हैं। मैंने जिस तरह से बताया कि अगर बजट का हेडिंग है तो इसका मतलब ये है कि अंडरस्टूड बात है कि इसमें बजट से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो वो आप हेडिंग दे रहे हैं तो वो आप यानी हेडिंग से बंदे को अंदाज़ा हो जाए। ऐसा हेडिंग देना चाहिए कि जिससे अंदाज़ा हो जाए कि इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस यानी किस टाइप की है। तो उस जिस तरह का डाटा टेबल में आप स्टोर करें उससे रिलेटेड हेडिंग जो है ना वो हमें देना चाहिए, ताकि हेडिंग से हेडिंग ख़ुद बताए कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। उसके बाद ये है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यानी हर हेडिंग और उसके जो सब हेडिंग्स हैं यानी फर्दर जो हेडिंग्स है कॉलम्स के आगे जो उसमें आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप दे रहे हैं, मसलन केजी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब ये है कि डाटा अगर केजी में है या डजन वो किलोग्राम ग्राम्स में है या लीटर्स में है या सेंटीमीटर्स में है, जो भी यूनिट आप देना चाह रहे हैं उसको क्लियरली इंडिकेट करें कि कौन सी वैल्यू जो है उसका यूनिट क्या है। मसलन एक कॉलम जो है वो आपका फॉर एग्जांपल किलोग्राम्स में चल रहे वैल्यूज़ जो हैं, दूसरे कॉलम में आपकी वो तमाम वैल्यूज़ जो और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सेंटीमीटर्स में चल रही हैं। तो वो आप हर यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के हवाले से उसको क्लियरली जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करें। उसके बाद कहता है कि जो द फिगर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट शुड बी इन ए बॉक्स और सर्कल। यानी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है या हाईलाइट करने वाली है उसको आप थिक लाइन से या उसको सर्कल उसको जो है ना वो बाउंड्री में थिक लाइन वो बाउंड्री में उसको जो है ना वो आप मेंशन करें, ताकि ये पता चले कि ये वैल्यू जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। मसलन आपने अगर मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्लस किया है तो एंड पे जो है ना वो सम का आंसर आ रहा है, तो सम की जो आंसर जो आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है। और वो जो वैल्यू जो सम करके आ रही है उस वैल्यू को आप थिक लाइन के अंदर अगर आप बाउंड्री करेंगे तो वो ज़रा हाईलाइट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यूज़ का जो है वो आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट रूल उसने बताया कि जो टोटल है, एवरेज है, परसेंटेज है, इस तरह के जो कॉलम्स हैं यानी आपने जो है वो एडजेसेंट कॉलम्स में होना चाहिए। एडजेसेंट कॉलम्स का मतलब ये है कि ये एक टोटल का एक कॉलम हो, एवरेज का दूसरा कॉलम हो, परसेंटेज का तीसरा कॉलम हो। तो इस तरह से 7 कॉलम्स जो हैं वो आप बनाएं जिसमें ये इस तरह की जो हेडिंग्स हैं टोटल, एवरेज, परसेंटेज, इनको आप 7 कॉलम्स में जो है ना वो उसको ये नहीं है कि आपने टोटल पहले निकाला हुआ है, एवरेज आगे जाके कुछ 7वें 8वें कॉलम में आप उसकी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो 10वें कॉलम में जाके उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। बल्कि इस तरह की जो आप टोटल, एवरेज हो गई, परसेंटेज है, इनको इकट्ठा आप उसको मेंशन करें ताकि पता चले साथ साथ कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ का टोटल आ रहा है, साथ ही उसी की एवरेज है और साथ ही उसकी परसेंटेज है। तो एडजस्टेंट का मतलब होता है 7 कॉलम्स में उसको मेंशन करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड लास्ट है इसका वो ये है कि कहता है कि इससे पहले कि आप डाटा टेबल में एंटर करें
उसको चेक कर लें, अच्छी तरह वेरीफाई कर लें कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आप दे रहे हैं, जो किलोग्राम है या ग्राम है, जो भी वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी आप ऐसा कोई यूनिट गलत तो नहीं मेजरमेंट आप दे रहे कि जो उसका यूनिट हो ही नहीं सकता, या कोई गलत ऑब्जर्वेशन या गलत रॉन्ग वैल्यूज़ तो नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्टिंग पे आप डाटा रॉन्ग होगा तो फर्दर एनालिसिस और सारी कैलकुलेशंस भी रॉन्ग होंगी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये जो अगर आप बेहतर तौर पे रिज़ल्ट चाहते हैं तो डाटे को आप उसको किसी न किसी पॉइंट पे आप उसको अरेंज कर लें, या तो उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट कर लें, या जो है वो क्रोनोलॉजी यानी जो जगह या जगह एरिया के एतबार से उसको अरेंज कर लें, या आप टाइम के हवाले से, ईयर के हवाले से अरेंजमेंट कर लें। यानी डाटे को प्रॉपरली उसको किसी भी हवाले से उसको अरेंज ज़रूर करें, ताकि बेशक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग में या एरिया के एतबार से, या ताकि इससे अरेंजमेंट से ये जो अरेंज आप करेंगे डाटे को किसी भी हवाले से, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप के लिए उस डाटे को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये रूल्स ऑफ टेबुलेशन है जो इसमें जो है ना वो हमने डिस्कस किए हैं। आप इसको इतना जो है ना वो रिवाइज़ कर लें, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट आगे थोड़ा सा इसको देख लें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो इसको डिस्कस करते हैं।